हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और नई दिलचस्प मज़ेदार लव स्टोरी के साथ, जिसका नाम है वो हस्ती चली गई। इसको तहरीर किया है इकरा एस अहमद ने। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। टैक्सी एक झटके से गेट के सामने रुक चुकी थी और वो जैसे ही हकीकत की दुनिया में वापस आई और सामने मौजूद इमारत पर नज़र पड़ते ही की आंखें फिर से जलने लगीं। वो यहाँ कभी नहीं आना चाहती थी, मगर मैडम जल्दी उतरो, हमारा टाइम मत ख़राब करो, बदतमीज़ टैक्सी ड्राइवर बेजारी से बोला तो वो नीचे उतर आई और फिर झुककर एक पुराना सा बैग भी खींचकर निकाला, जिसका वजन किताबों की वजह से ज़्यादा हो रहा था। दोपहर 2 बजे का वक्त था। सूरज अपनी पूरी शिद्दत से चमक रहा था। बैग उठाकर वो गेट के पास चली आई। पूरा गेट हरी बेलों से ढका हुआ था। उसने कोल बैल की तलाश में नज़रें दौड़ाई, मगर हरे पत्तों से ढकी काले कोल बैल नज़र नहीं आ रही थी। तपते हुए गेट पर वो दस्तक देकर माथे से पसीना पोंछने लगी। 2-3 दस्तक के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने उचककर गेट की सलाखों से अंदर झांकने की कोशिश की। ए मोहतरमा, ये क्या हरकत है? यूं दिन दहाड़े किसी के घर में झांकना किसी शरीफ शख्स का काम नहीं। शक्ल तो आप किसी डाकू रानी से नहीं मिलती, लेकिन ये ख्याल रहे मेरे मामू पुलिस अफसर हैं। अचानक एक मर्दाना आवाज़ उसके पीछे से आई थी। वो बौखलाकर पलटी। ब्लू जीन्स और लाइनिंग वाली शर्ट में वो नौजवान जेबों में हाथ डाले उसे मशकूक नज़रों से देख रहा था। लेकिन ये पुराना सा बैग आपके खूबसूरत कदमों में पड़ा कोई और ही कहानी सुना रहा है। शायद आप, मगर नहीं, ये बैग तो खूब भरा हुआ है। अरे आप कहीं सेल्स गर्ल तो नहीं? मगर चेहरे पर तो इतनी हवाइयाँ उड़ रही हैं, लगता है शायद आप कुछ कहना चाह रही हैं। उसके खुलते बंद होते होठों को देखकर वो कुछ देर के लिए खामोश हुआ। जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो ये यहाँ अरसलान काज़िमी का घर नहीं है क्या? उसकी शक्ल से वाकई बेबसी टपक रही थी। धूप की शिद्दत से चेहरा लाल पड़ रहा था। आप उनकी? उसे उसकी हालत पर तरस आ गया। मैं बेटी हूँ उनकी, होठ चबाते हुए उसने बताया। बेटी? वो उछला। अरे कहीं आप नगमा काज़िमी तो नहीं? हमारी सो कॉल्ड कज़िन तो इतवार को आने वाली थी, मगर आज तो मंगल है। एनीवे, आई एम मोहसिन काज़िमी। प्लीज़ आप मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दें, मेरा बीपी लो हो रहा है। उसे क्या पता था कि जाते ही उसे ऐसी पूछताछ का सामना करना पड़ेगा, वरना वो पहले ही खबरदार कर देती। कोई बात नहीं, अंदर डॉक्टर मौजूद है। वैसे अगर मैं इत्तेफाक से ये सीडी लेने बाहर नहीं निकलता तो आप शाम तक यहीं खड़ी रहती, कहकर उसने गेट के अंदर हाथ डालकर गेट खोल दिया। ओहो, अगर यही तरीका मुझे आता तो। दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए वो अपना बैग उठाने को झुकी, मगर उसने मौका नहीं दिया। इतनी नाजुक सी तो हैं आप, इतना भारी बैग उठाकर कहीं आपका कंधा न उतर जाए। बैग अपने कंधों पर लाद कर वो अंदर गया तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। ये बैग मेरे साथ घर से है और मैंने ही इसे उठाया है। एक्सक्यूज़ मी, मेरा दिल इस वक्त आपकी तारीफ़ करने को बिल्कुल नहीं चाह रहा। और हाँ, ज़रा गेट बंद कर दें, डाकू रानी कहीं हकीकत में भी आ सकती है। उसने झेंप कर गेट अंदर से बंद कर दिया। इस इलाके में घरवाले अपने घरों में सिर्फ शाम को आते हैं, वैसे आपको घंटी बजानी चाहिए थी। वो बैग उठाए एक बड़े हॉल में पहुंचा। बैग रखकर उसने पंखा खोल दिया। वो मुझे नज़र नहीं आई। आमसी चप्पल से अपने गुलाबी पाँव आज़ाद करते हुए उसने कालीन पर पाँव रखे तो वो अंदर तक धंस गए। यानी आपकी नज़रें कमज़ोर हैं। आप नज़र का चश्मा क्यों नहीं लगाती? ताहिरा खातून, ज़रा सुनिए, उसने किचन की तरफ मुँह करके कहा। आती हूँ। ताहिरा आई। वो 40-45 साल की भारी जिस्म की नौकरानी थी। लेंगी आप? सॉफ्ट ड्रिंक या एप्पल शेक? वो उसकी समझ में ना आया क्या जवाब दे। आप सॉफ्ट ड्रिंक ले आएँ, उसने ताहिरा से कहा। ओहो, मॉडल 1970। उसी वक्त सामने की सीढ़ियों से एक और नमूना आता दिखाई दिया, जिसने आते ही उससे कहा, ये मीना कुमारी कहाँ से आई हैं? ढीले ढाले ट्राउज़र और शर्ट पहने, शायद वो मोहसिन का बड़ा भाई था। खुद ही उड़कर आई हैं। मोहसिन मुस्कुराया। हेलो, उस नौजवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे एहसन कहते हैं, मैं मोहसिन का बड़ा भाई हूँ। वो सटपटाकर मोहसिन को देखने लगी। कम ऑन ब्रोदर, तुम शायद भूल गए हो कि ये मॉडल 1970 हैं। एहसन ने अपना हाथ खींच लिया। योर गुड नेम प्लीज़। उसके सामने बैठकर सोफे पर दोनों पैर रख लिए। नगमा, धीरे से बताकर उसने ताहिरा के हाथ से गिलास पकड़ा। वाओ, ब्यूटीफुल नेम। पेप्सी का सिप लेते हुए उसने तारीफी लहजे में कहा। लाइक यू। अरसलान काज़मी कहाँ हैं?
उसके अंदाज से घबराकर मोहसिन से पूछने लगी। एहसन के मुकाबले में वो उसे अच्छा लगा था। ये चाचू का ऑफिस टाइम है। सवाना चाची एक सेमिनार में बाहर गई हैं। आप अपनी सिस्टर से मिलना चाहें तो मिल सकती हैं। सेकंड फ्लोर पर उनका तीसरा कमरा है। ये चाचू की गेस्ट है। एहसन हैरान हुआ था। नहीं, उनकी बेटी हैं। यू मीन डॉटर? अमेजिंग। वो अजीब नज़रों में हंसा। रुबीना की सिस्टर? उसे शायद यकीन नहीं आया। आप आए, मैं आपका गेस्ट रूम तक पहुंचा दूं। सर, रुबीना शायद मसरूफ़ हो इस वक्त। आप भी यकीनन पहले फ्रेश होना चाहेंगी। जी। वो फ़ौरन उठ गई। तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था, मैं खुद रिसीव कर लेता। वैसे मैं खुद तुम्हें लेने आने वाला था, तुम्हारे इम्तिहान की वजह से रुक गया था। ट्रेन के सफ़र में तो तुम थक गई होगी। अरसलान काज़मी फ्रूट ट्राइफल से भरपूर इंसाफ करते हुए उससे मोहब्बत जता रहे थे। वो मोहब्बत जो पिछले 19 साल से जाने कहाँ सोई हुई थी। आप ट्रेन के सफ़र की बात कर रहे हैं? मैं तो ज़िंदगी भर का लंबा और थका देने वाला सफ़र तय करके आई हूँ। काश कि उसने तल्खी से सोचा। मुझे आदत है पापा ऐसे लंबे और थका देने वाले सफ़र की। रुबीना की देखा देखी उसने पापा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उनके लिए, वरना वो तो उलझन में ही थी कि उन्हें कैसे मुखातिब करे उस शख्स को जो कहने को तो उसका बाप था, मगर उसने कभी उसे बेटी का हक नहीं दिया था। उसके अंदाज पर उन्होंने उसे चौंक कर देखा था, फिर फीकी हंसी हंस दिए। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। अपनी मम्मी से तो तुम जुमेरात को ही मिलोगी। रुबीना और अंबर से तो मुलाकात हो गई होगी। आई होप रूबी और अंबर आप अपनी आपी को कंपनी देंगे। और देखो, फर्स्ट फ्लोर पर तुम्हारे ताया जान की फैमिली रहती है। एहसन, मोहसिन, मोनिस तुम्हारे कज़िन काफ़ी दोस्ताना नेचर के हैं। उनके साथ तुम बोरियत महसूस नहीं करोगी। तुम्हारे ताया जान और आंटी लंदन गए हुए हैं। अच्छा, कहकर वो उठ गए। जाओ, आज तो तुम आराम कर लो, कल तफसील से बातें होंगी। उसका सर थपथपाकर अपने बेडरूम में चले गए। वो भीगी आंखें लिए बैठी रही। हेलो, कहाँ हैं आप? उमैर ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। यकीनन पापा के बिहेव से हर्ट हो रही होगी। इतने सालों के बाद मिली हो आप उनसे और इतना फॉर्मल बिहेव। लेकिन ये स्टाइल है उनका। वो सबके साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं। दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो हाय। रुबीना के मुकाबले में उमैर काफ़ी खुशमिजाज लगा था। वो मुस्कुरा दी। रुबीना जा चुकी थी। आपको कॉफ़ी बनानी आती है? नहीं आती तो सीख लें। उमैर के साथ रहना है तो कॉफ़ी बनाना सीखना पड़ेगा। कॉफ़ी का एक कप पिलाकर तुम चाहे उससे आसमान के सितारे तुड़वा लो, ला देगा। मोहसिन हंसकर बोला। लेकिन सोचने की बात यह है, आप ही तारों का करेंगी क्या? उमैर ने पूछा। आंचल में टाँक लेंगी। तुम ले आओ, मोहसिन बोला। मैं कॉफ़ी बना देती हूँ, वो बर्तन समेटते हुए बोली। वैसे तो ये काम सकीना बुआ का है, जो कॉफ़ी के नाम पर जोशेंदा पिलाती हैं मुझे। लेकिन आज आपके हाथ की बनी पीकर देखते हैं। वैसे आपको पसंद है कॉफ़ी? नहीं, लेकिन बनानी आती है। किचन किधर है? लेफ़्ट साइड पर एक कप मुझे भी, मोहसिन ने जल्दी से कहा तो वो मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। वो शानदार सजे सजाए गेस्ट रूम में जहाजी साइड के बेड पर लेटी अपने बालों में उंगलियां फेर रही थी। कल 8 बजे जब वो सोने के लिए लेटी तो सुबह 11 बजे आंख खुली थी। रुबीना और उमैर कॉलेज जा चुके थे और अरसलान दफ्तर। पूरा घर सन्नाटों में डूबा हुआ था। सकीना बुआ सफाई कर रही थी। वो अपने लिए सादा सा नाश्ता बनाकर अपने कमरे में ले आई। फिर वार्डरोब में अपने कपड़े हैंग करने के बाद उसने रैक में किताबें रखीं और अब यूं ही लेटी प्लास्टर ऑफ पेरिस के डिज़ाइन की खूबसूरत छत की तारीफी नज़रों से देख रही थी। उससे बोर हुई तो वो मेज़ पर उल्टी रखी तस्वीर को उठाकर देखने लगी। तो अब ये तय हुआ कि मैं आपकी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं थी। मैं तो इस आम से घर का बहुत आम सा हिस्सा थी और जो आपकी नज़रों में अपने लिए मोहब्बत समझ बैठी थी। बचपन से ही, बहुत कम से ही मैंने आपकी आम सी नज़रों को भी अपने लिए ख़ास समझना शुरू कर दिया था। कितनी नादान थी मैं। और मैं नानू से किया हुआ वादा, वो आपको क्या याद रहेगा? ये तो मैं ही थी जिसने हमेशा उस बेनाम से बंधन को अपनी ज़िंदगी का हासिल जाना और अब मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल आई हूँ। रफ़ी अहमद, अब तो आप बहुत खुश होंगे ना? बेकरार की टेंशन से जान छूटी। उसकी आंखें भीगने लगी थीं।
मैंने आपके घर से कुछ नहीं लिया, बस ये तस्वीर ले आई हूँ। अच्छा ना लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। उसका जहन माजी की वादियों में भटकने लगा था और आंखें आंसुओं से भीगने लगी थीं। वो बहुत छोटी थी जब 4 कमरों के डबल स्टोरी मकान में आई थी। ये घर उसके इकलौते मामू वकार अहमद का था। मुमानी ने उसे माँ जैसा प्यार दिया था। अपनी माँ की सूरत तो उसे याद नहीं थी, क्योंकि उसके जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही वो चल बसी थी। उसकी माँ से अरसलान ने लव मैरिज की थी। उसके दादा और दादी बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके थे, इसलिए समाज की कोई दीवार उनकी राह में रुकावट नहीं बनी थी। उसकी माँ बहुत खूबसूरत थी, किस्मत भी अच्छी पाई थी, मगर उनकी ज़िंदगी की उम्र कम थी। शायद शादी के बाद 1.5 साल बाद ही वो अरसलान और अपनी बेटी को छोड़कर चली गई थी। उसके बाप अरसलान महीनों इस हकीकत को तस्लीम ना कर सके, और यही वजह थी कि 4 माह की नगमा अहमद हाउस आ गई थी। अरसलान के घर में किसी को दिलचस्पी ना थी कि बिना माँ की बच्ची को संभालता। उसके ताया और ताई डॉक्टर थे और वो काफ़ी मसरूफ़ रहते थे, बल्कि उनका अपना बेटा एहसन तक उनकी मोहब्बत को तरसता रहता। ऐसे में उसको कौन पूछता। अरसलान को अपनी बीवी के मरने का गम तो था, मगर वो उसकी आखिरी निशानी का ध्यान न रख सके। उसकी नानी उसके मामू के साथ आई हुई थी। उन्होंने अपनी नवासी को इस हालत में देखा तो वो उसे अपने साथ ले आई। शहरों के फासलों के साथ दिलों में भी दूरियां आ गई थी, और उसका ताल्लुक अरसलान के घर वालों से बस नाम का ही रह गया था। रिश्तों के नाम पर उसके पास कुछ गिने चुने ही रिश्ते थे। नलिहाल में बस एक रिश्ता मामू का ही था। मामू वकार अहमद की बस एक ही औलाद थी, रफ़ी, जो उससे 8 साल बड़ा था। वो शुरू से मामू और मुमानी को पापा मम्मी कहती थी, और मामू मुमानी ने भी उसे बेटी समझकर पाला था। फिर अचानक मुमानी की मोहब्बत से भी वो महरूम हो गई थी। वो और मामू ट्रेन से गए थे। वापसी में ट्रेन के हादसे में उनके जिंदा वजूद बेजान होकर रह गए थे। उसमें उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि वो मौत और ज़िंदगी को समझ सकती। वो बस मामू मुमानी की आवाज़ें देते रोने लगती थी। रोते रोते उसका गला बैठ गया था, मगर उसके बाबा और अम्मी सफ़ेद चादर ओढ़े सोते रहे। नानू पर बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। रफ़ी अपनी चीखें जब्त करके बैठा था। उसके पास अजनबी चेहरे थे, सिवाय पड़ोसन खाला फातिमा और आंटी नसीमा के। वो भी किसी को नहीं जानती थी। अपनों की तलाश में उसकी नज़रें भटक रही थी, मगर किसी ने तसल्ली ना दी। वहाँ तो आँख नम भी ना थी। रोते रोते उसका गला सूखने लगा तो रफ़ी कमरे में चला आया। बेड के आखिरी कोने पर दोनों हाथों में चेहरा छिपाए वो धीरे धीरे काँप रहा था। भाई, उसे पुकारा। भाई, ये सब क्यों रो रहे हैं? उसके कहने पर आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो मासूम सी लड़की आंखों में आंसू भरे सामने खड़ी थी। भाई, आप रो रहे हैं? वो हैरान हुई। बाबा और मामी इतनी जल्दी क्यों सो गए? उठते क्यों नहीं? बाबा तो मेरे लिए खिलौने लेने गए थे, और फिर वो हमेशा के लिए सो गए। गुड़िया हमसे हमेशा के लिए नाराज़ हो गए हैं। अम्मी और बाबा उसे अपने बाजुओं में समेटते हुए जब से खो गया। नगमा की समझ में कुछ नहीं आया, मगर वो भी उसके साथ रोने लगी। और फिर उस पक्के आंगन वाले घर के किसी कोने में उसका सहमा हुआ बचपन खाक बनकर उड़ गया। उसकी लापरवाही और बेफिक्री सूखे पत्तों की तरह बिखर गई थी। रफ़ी उन दिनों कॉलेज में दाखिला ले चुका था। वो 3री क्लास में थी। रफ़ी संजीदा तो पहले से ही था, मगर माँ बाप की मौत के बाद उसे सिर्फ किताबों से मतलब रह गया। अपने बाबा की दुकान उसने किराए पर दे दी थी। मेन बाज़ार में 2 दुकानें थीं। उनका घर भी अपना था, मगर नानी को घर चलाने में बहुत काट छाट करनी पड़ती थी। वो दोनों महंगे कॉलेज और स्कूल में पढ़ते थे। रफ़ी हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता था। वो कुछ बनना चाहता था, मगर नगमा वो भी ना समझती। वो अभी क्या और क्यों कैसे की उम्र में थी। उसे हर बात में जिद करने की आदत थी। मुमानी के प्यार और लाड ने उसे जिद्दी और खुदसर भी बना दिया था, मगर अब उसके नाज उठाने वाला कोई ना था। नानू की नमाज़ें और वजीफ़े लंबे हो गए थे। वो उन्हें ज़्यादा तंग नहीं करती थी। उसे तो रफ़ी का दिमाग खाने की आदत थी। इस हादसे से पहले वो उसके बहुत लाड उठाया करता था, मगर अब वो उसके पास वक्त नहीं होता था। वो सुबह 6 बजे उठ जाता, नमाज का पाबंद था। 7 बजे नाश्ता करके तैयार होने चला जाता, नाश्ता करवाता और फिर नगमा को उठाकर बाथरूम छोड़ता। वो बड़ी मुश्किल से उठती, फिर उसकी यूनिफॉर्म प्रेस करके उसे थमा देता। उसे नाश्ता कराते हुए भी अब उसके
अंदाज में बहुत मोहब्बत की बजाय बेजारी होती। वो शायद भूल गया था कि ये वही नगमा है जो उसकी गोद में सवार होकर नई नई फरमाइशें करती थी, और जब वो जेब से चॉकलेट निकालता तो उसके खूबसूरत गुलाबी होठ खुशी से फैल जाते। मगर वो अब भूल गया था कि नगमा अब भी चॉकलेट की दीवानी है जितनी पहले थी।